हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य दोष का वर्णन करेंगे। काव्य किसे कहते हैं और काव्य गुण क्या है, इनका अध्ययन हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज का विषय है काव्य दोष। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो तत्व जो कि काव्य में दोष उत्पन्न करते हैं। अब जैसे अलंकार है, अलंकार क्या है? वो तत्व जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनके कारण काव्य की शोभा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जिन कारणों से काव्य की शोभा कम हो, उसके अर्थ में कमी आ जाए, काव्य का सौंदर्य कम हो जाए, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सब काव्य दोष कहलाते हैं। अब हम काव्य दोष को एक पारिभाषिक रूप में देखें तो परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है कि जिस प्रकार से संसार की किसी भी वस्तु में कोई दोष उस वस्तु के सौंदर्य को, उसके आकर्षण को क्या करता है? कम कर देता है। उसी प्रकार से काव्य दोष किसके आकर्षण को कम करता है? रचना के सौंदर्य और आकर्षण को कम कर देता है। तो जो दोष काव्य रचना के सौंदर्य को, उसके आकर्षण को कम कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम काव्य दोष की श्रेणी में रखते हैं। अन्य अर्थ में देखें तो जिस तत्व के कारण काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, उसे भी काव्य दोष कहा जाता है। चलिए, अब तो ये हो गई काव्य दोष के बारे में एक संक्षिप्त सी पदावली। इसकी आचार्यों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? मुख्यार्थ हति दोष है, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ यानी रस। हमने पढ़ा था कि काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। तो जहाँ पर काव्य की आत्मा रस की हानि हो जाए तो वहाँ पर क्या है? काव्य दोष है। और ये परिभाषा हमें किसने दी है? आचार्य मम्मट ने। आचार्य वामन क्या कहते हैं? गुण विश्रयपात्मनो दोष, अर्थात गुणों का अभाव ही दोष है। हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इसके 3 गुणों का अध्ययन किया था, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। तो ऐसे गुणों का जब काव्य में अभाव पाया जाता है तो गुणों के उन अभाव को क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? रसापकर्ष का दोषः, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले कारक दोष हैं। तो कुछ ऐसे वाक्यांश जिनसे रस के उत्थान में कमी आए, रस का आनंद अनुभव न हो पाए, तो वो सारे कारक किसकी श्रेणी में आते हैं? दोष की श्रेणी में आते हैं। आचार्य दंडी क्या कहते हैं? मुख्यार्थ विधात का दोष, अर्थात मुख्यार्थ विधातक सामग्री का नाम दोष है। इसे आचार्य दंडी ने साधारण शब्दों में समझाया है कि जिस तरह कुष्ठ रोग का केवल एक ही धब्बा सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, उसी प्रकार जो दोष हैं वो काव्य को असुंदर बना देते हैं। अर्थात जब मुख्य अर्थ से किसी कारण से हम भटक जाते हैं, तो जिस कारण से हम भटक गए तो वो कारण किसकी श्रेणी में आएगा? वो कारण काव्य दोष की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आचार्य के द्वारा दिए गए विभिन्न दोषों का विभाजन। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से काव्य दोषों का विभाजन किया है। जैसे आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने वर्ग बताए हैं? 3। और इन्होंने दोषों की संख्या कितनी बनाई है? 70 बताई है। 3 वर्गों में शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, जिसमें कि शब्द दोष हैं 37, अर्थ दोष हैं 23 और रस दोष हैं 10। आचार्य विश्वनाथ ने भी 3 वर्ग ही बताए हैं और दोषों की संख्या भी कितनी बताई है? 70। इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही शब्द दोष
कितने बताए हैं? 37। अर्थ दोष बताए हैं 23 और रस दोष बताए हैं 10। रस दोष कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि ने इन्हें वर्गों में विभाजित नहीं किया है, केवल दोषों की संख्या का वर्णन किया है, जो कि कितनी बताई हैं? 10 बताई हैं। आचार्य भामह ने 21 दोष बताए हैं, आचार्य वामन ने 20 दोष बताए हैं और आचार्य दंडी ने 10 दोष बताए हैं। इन्होंने अलग अलग रूप से दोषों का वर्गीकरण नहीं किया है। फिर भी सर्वमान्य रूप से हमारे सामने जो काव्य दोष उभर कर आते हैं वो केवल 3 ही हमारे सामने आते हैं। कितने आते हैं? 3। उनके नाम यही हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष। आगे हम काव्य दोष के जो भेद हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष, इनका अध्ययन कर लेते हैं। अब शाब्दिक रूप से अगर आप देखें तो शब्द दोष कहाँ होगा? जहाँ पर शब्दों में दोष पाया जाए। अर्थ दोष जहाँ पर अर्थ के अंतर्गत दोष पाया जाए और रस दोष जहाँ पर रस की विवेचना करने में दोष मिलता है तो वहाँ पर रस दोष पाया जाएगा। अब हम उनको अलग अलग प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं शब्द दोष का। तो किसे कहते हैं शब्द दोष? जहाँ काव्य में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर शब्द दोष होता है। शब्द दोष को पद दोष भी कहा जाता है। और शब्द के बाद कौन सा दोष आता है? अर्थ दोष आता है, तो उसे पदार्थ दोष भी कहा जाता है। तो शब्द दोष के बारे में क्या लिखा गया है कि जहाँ काव्य में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर शब्द दोष होता है। अगर हम इसे साधारण अर्थ में देखें तो शब्द में पाए जाने वाले दोष को क्या कहते हैं? शब्द दोष कहते हैं। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषमोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अब ये जो 2 शब्द हैं, विषमोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता, इतने साधारण से ही चली आ रही काव्य पंक्तियों के अंतर्गत अब क्या हो गया? ये जो 2 शब्द हैं, विषमोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता, ये 2 शब्द हैं वो शाब्दिक दोष को उत्पन्न कर रहे हैं। उनके साथ साम्य इसका नहीं बैठ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा दोष आ गया? शब्द दोष। तो आगे हम पढ़ते हैं इनकी संख्या। शब्द दोष संख्या में 16 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं, सर्वप्रथम है श्रुति कटुत्व दोष। अब श्रुति कटुत्व, जो सुनने में हमें शब्द अच्छे ना लगे। च्युत संस्कृति दोष, जो कि व्याकरण सम्मत ना हो, जहाँ व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग न हो। अप्रयुक्तव दोष, जो शब्द जन सामान्य में प्रचलित ना हो वहाँ हो गया अप्रयुक्तव दोष। असमर्थतव, जहाँ पर अर्थ या उद्देश्य को स्पष्ट करने में असमर्थता दिखाई दे। निहितार्थ दोष, जब किसी भी पद के क्या हों, 2 अर्थ निकलते हों लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ दिया जाए और अन्य अर्थ को प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ होता है निहितार्थ दोष। अनुचितार्थ दोष, जहाँ पर शब्द का अनुचित अर्थ निकले वहाँ है अनुचितार्थ दोष। अप्रतित्व दोष, जब लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के स्थान पर शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ अप्रतित्व। क्लिष्टतव, जहाँ पर बहुत ही क्लिष्टता से शब्द के अर्थ तक पहुँचा जाए, जैसे कि कहाँ गुणा भाग इन सबको करते हुए जब अर्थ निकले तो क्लिष्टतव दोष। अश्लीलतव, जहाँ पर अश्लील शब्दों का प्रयोग हो। ग्राम्यतव, जहाँ पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अधिक हो। अक्रमतव, जहाँ पर क्रमानुसार शब्दों का प्रयोग न किया जाए। दुष्क्रमतव, जहाँ पर शास्त्रीय क्रम का ध्यान न रखा जाए। न्यून पदत्व, जहाँ पर आवश्यक किसी शब्द को छोड़ दिया जाए। अधिक पदत्व, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग कर लिया जाए। और पुनरुक्ति दोष, वहाँ पर जबकि पुनः पुनः अलग अलग
एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाए। और रस दोष, जहाँ पर रस से संबंधित दोष हमें दिखाई देता है। तो अब हम इनमें से मुख्य मुख्य जो दोष हैं उनका कुछ विश्लेषण रूप से अध्ययन कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम करते हैं श्रुति कटुत्व दोष। शाब्दिक रूप से देखिए कि जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे और कठोर प्रतीत हो, उनके कारण काव्य में कैसा दोष आता है? श्रुति कटुत्व दोष। इसका एक उदाहरण देखिए। प्रदर्शना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। अब यहाँ पर ये जो शब्द है प्रदर्शना, ये कौन सा है? श्रुति कटुत्व है, क्योंकि ये सुनने में बाकी जो पद के साथ साम्यता नहीं बिठा रहा है। तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है च्युत संस्कृति दोष। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो, वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। अब यहाँ पर क्या है? निराशता क्या है? निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। निराशा शब्द का प्रयोग किया जा सकता था, निराशता का नहीं। तो यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? च्युत संस्कृति दोष हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अश्लीलतव दोष की। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर अश्लीलतव दोष होता है। जैसे मिची आँख पिया की निरखी वायु दीन तत्काल। अब यहाँ पर वायु का तात्पर्य अपान वायु पाद से है, अतः यहाँ पर अश्लीलतव दोष हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राम्यत्व दोष की। साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोष होता है। ग्राम्यत्व का अर्थ क्या हो गया? ग्राम से संबंधित। तो जहाँ पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे कि मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। अब मूड क्या होता है? मूड का प्रयोग होता है सिर के लिए। अब ये जो मूड शब्द है वो ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो इस कारण यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रतीत्व दोष की। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतीत्व दोष होता है। अप्रतीत्व आपको समझ में आ गया कि लोक व्यवहार में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाकर जो कि शास्त्रीय शब्द होते हैं, गंभीरता लिए हुए जो शब्द होते हैं, जब उनका काव्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पर अप्रतीत्व दोष हमें दिखाई देता है। अब जैसे विष में यह गोदावरी अमृत को फल देता, अमृतन को फल देता। अब यहाँ पर विष में, विष से हम क्या समझते हैं? जहर। लेकिन शास्त्रीय रूप से विष शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया गया है? यहाँ पर जल के लिए किया गया है, जिसको कि साधारण अर्थ में जो समझना है बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इस कारण से विषमय शब्द का प्रयोग होने के कारण अप्रतीत्व दोष हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है छठे नंबर पर क्लिष्टतव दोष। क्लिष्टतव में दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ कैसे निकले? गुना भाग करके निकले। तो वहाँ पर क्लिष्ट का मतलब आप समझते हैं मुश्किल, बहुत ही मुश्किल से जहाँ पर अर्थ की प्राप्ति हो पाए, तो वहाँ पर क्लिष्टतव दोष हमें दिखाई देता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। नखत भेद ग्रह जोर अर्ध करे को बरजय हम खात। अब ये क्या है? ये गोपियों द्वारा कहा गया एक वाक्य है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नक्षत्र कितने हैं? 27। फिर है वेद कितने हैं? 4। ग्रह कितने हैं? 9। अब इन सबको क्या करोगे? जोड़। तो जोड़ क्या करना है? जोड़ने पर क्या निकला? 40। अब वो कह रही हैं अर्ध कर, फिर उनका आधा करोगे तो क्या निकलेगा? 20। तो 20 का उन्होंने अर्थ क्या निकाला? विष। तो विष खा लें तो हमें कौन रोकेगा। अब देखो कितनी मुश्किल से हम गुना भाग जोड़ ये सब करते हुए कहाँ पहुँचे हैं? विष पर पहुँचे। तो इतनी क्लिष्टता से जब अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर क्लिष्टतव दोष हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है न्यून पदत्व दोष। जहाँ पर अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की
कमी हो, मतलब अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द चाहिए जब उसकी कमी हो और कोई शब्द हमें स्वयं से उसमें जोड़ना पड़ जाए, तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? न्यून पदत्व दोष वहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसे कि पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अब यहाँ पर क्या है? पानी पावक पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। तो ये जो वर्ड है समान, समान जो वर्ड है वो हमें यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि इस शब्द की यहाँ पर कमी है, यहाँ पर समानता का अर्थ हमें स्वयं ही निकालना पड़ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा दोष हो गया है? न्यून पदत्व दोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अधिक पदत्व दोष की, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से ही काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे कि लपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। अब पुहुप पराग, पुहुप का मतलब क्या है? फूल है, और पराग तो पुहुप यानी फूलों का पराग। अब पराग तो सबको पता है कि कहाँ से मिलता है? फूल से ही तो मिलता है। तो यहाँ पर जो पुहुप शब्द का प्रयोग है वो अनावश्यक रूप से ही किया गया है। अनावश्यक रूप से शाब्दिक प्रयोग होने के कारण यहाँ पर हमें अधिक पदत्व दोष जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अक्रमत्व दोष की, जहाँ पर कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में क्या हो? कठिनाई हो, तो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। अर्थात क्रमानुसार जहाँ पर शब्द हमें नहीं दिए जाते हैं तो वहाँ पर अक्रमत्व दोष हमें दिखाई देता है। जैसे कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब ये जो मानवी शब्द है वो कहाँ आना चाहिए था? लीला से पहले। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लीला शब्द और मानवी शब्द में बहुत ज़्यादा दूरी हमें दिखाई दे रही है, तो इस कारण यहाँ पर जो क्रम का अभाव है उस कारण यहाँ पर अक्रमत्व दोष हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुष्क्रमत्व दोष की, जहाँ पर शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। जैसे कि नृप मों कहें है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, लेकिन शास्त्रीय रूप से क्या माना जाता है? अब वाचक को इसमें पहले क्या मांगना चाहिए? पहले मांगना चाहिए गज, गज यानी कि हाथी, और फिर हाथी न मांगने पर क्या मांगना था? है यानी घोड़ा। लेकिन यहाँ पर पहले क्या मांग लिया? है को मांग लिया, और बाद में किसको मांगा? हाथी की याचना की गई है। तो ये जो क्रम है वो लोक विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। अतः यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनरुक्ति दोष की, जहाँ पर किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का जब दोबारा प्रयोग हो तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। तो ये जगत और जहान का प्रयोग जो है एक ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग जो हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है रस दोष। रस दोष वहाँ होता है जहाँ पर रस का श्रृंगार रस है, जैसे मान लीजिए अब श्रृंगार रस में कौन से? कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग कर दिया और वीर रस में अगर कोमल वर्णों का प्रयोग कर दिया तो ये जो वर्ण है वो उस रस के साथ साम्यता नहीं बिठाते हैं, तो वहाँ पर कैसा दोष उत्पन्न हो गया? रस दोष। जहाँ पर रस अपने नाम को स्पष्ट कर दे वहाँ पर भी रस दोष दिखाई देता है। इसके अलावा जहाँ पर क्या हो,
उनके स्थायी भाव, उनके व्यभिचारी भावों को स्वयं ही शब्दों द्वारा स्पष्ट कर दिया जाए तो वहाँ पर भी रस दोष जो है हमें दिखाई देता है। तो यहाँ आपका शब्द दोष जो है वो पूर्ण हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ दोष की। अर्थ दोष कहाँ पर होता है? अर्थ दोष होता है जहाँ कविता में ऐसे अर्थों का दोष हो जो कि वास्तविक अर्थ का पोषक ही ना हो, वास्तविक अर्थ तक वो पहुँचे ही ना। तो जब हमें वास्तविक अर्थ का अंदेशा ही नहीं होता है तो वहाँ पर अर्थ दोष दिखाई देता है। अब इसे शाब्दिक रूप में हम देख लेते हैं। जहाँ अर्थ करने पर काव्य या रस के अपकर्ष का बोध होता है, अर्थात रस का उत्कर्ष नहीं होता है, अर्थ उल्टा क्या हो रहा है, रस उत्कर्ष की बजाय अपकर्ष की प्राप्ति कर रहा है, निम्न स्तर को प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ पर अर्थ दोष जो है हमें दिखाई देता है। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो जहाँ कविता में अर्थ का दोष हो, कैसे अर्थ का, जो कि वास्तविक अर्थ का पोषक ना करता हो, तो वहाँ पर अर्थ दोष माना जाता है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। लीनो उखार पहाड़ विशाल, चाल्यो तेहि काल विलंब न लायो, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि हनुमान जी ने जल्दी से पहाड़ को क्या कर लिया, उखाड़ लिया और तुरंत ही बिना विलंब किए चल पड़े। अब कैसी गति से चल पड़े, मारुत नंदन यानी पवन पुत्र, मारुत यानी हवा की गति को, मन की गति को, और खगराज, खगराज कौन है, गरुड़, उसके भी वेग को लजाते हुए चल पड़े। अब जब हवा की गति और मन की गति के बारे में कहा जा चुका है तो खगराज की गति को यहाँ पर बिल्कुल भी देने की जो है आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो अर्थ है इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी, इस कारण यहाँ पर हमें कौन सा दोष, अर्थ दोष दिखाई दे रहा है। तो आगे हम बात करते हैं रस दोष के बारे में। तो रस दोष कहाँ पर होता है? जहाँ पर मुख्य अर्थ के द्वारा व्यक्त होने वाले रस के वर्णन में अड़चन आ जाए, वहाँ पर रसगत दोष होता है। अब जैसे किसी ने किसी काव्य रचना का अर्थ निकाला, लेकिन जब अर्थ व्यक्त किया गया तो मुख्य अर्थ के द्वारा क्या हुआ, जो रस है वो उत्पन्न हो ही नहीं पाया, जो अपने असली उत्कर्ष को वो प्राप्त कर ही नहीं पाया। तो वहाँ पर जो दोष हमें दिखाई देगा वो रसगत दोष हमें दिखाई देता है। दूसरा हम देख सकते हैं जहाँ रस का नाम, स्थायी भाव, संचारी भाव इत्यादि का सीधा ही वर्णन कर दिया जाए तो वहाँ पर भी हमें रस दोष दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जहाँ एक पद में परस्पर विरोधी रसों का एक साथ वर्णन हो तो वहाँ पर भी कौन सा दोष होता है, रस दोष होता है। जैसे कि अगर करुण रस का वर्णन कर रहे हैं और बीच में ही हमने श्रृंगारिक रस का वर्णन करना शुरू कर दिया तो अब करुण रस के साथ श्रृंगार रस का कोई तारतम्य नहीं बैठता है, तो वहाँ पर हमें कौन सा दोष दिखाई देगा, हमें रसगत दोष वहाँ पर दिखाई देगा। इसे हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। देखिए, प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिमी, करुणा में है वीर रस। अब यहाँ पर कहाँ तो बात हो रही है, विलाप प्रलाप जो भी हो रहा है उसमें करुणा रस दिखाई दे रहा है। कौन सा रस, करुण रस आ रहा है, और वहाँ पर ही हनुमान के आ जाने से कौन सा रस आ गया, वीर रस आ गया। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से दोनों रसों का आपसी तारतम्य नहीं बैठ रहा है, तो इस कारण हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर रसगत दोष दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया रस दोष का वर्णन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा काव्य दोष के बारे में, काव्य दोष के जो भेद हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष के बारे में, साथ ही शब्द दोष के जो 16 प्रकार हैं उनके बारे में भी हमने, जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं उनका कुछ वर्णन हमने इस वीडियो के अंतर्गत किया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।